जवान डॉक्टर ने कोमा में पड्डड़ ही महिला करोड़पति का बैंडेज बदला। हैरानी की बात यह थी कि वो होश में आ गई और सेंट विंसेंट मेडिकल सेंटर में सुबह की पाली डॉग मैथ्यू हेयर्स के लिए बिल्कुल सामान्य तरीके से शुरू हुई। लेकिन सितंबर की नरम रोशनी जो अस्पताल की खिदधकियों से आकर उनके रूटीन में रुकावट डाल रही थी, उसने उन्हें एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। 31 साल के मैथ्यू ने न्यूरोलॉजिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में 6 साल काम किया था। अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी उन मरीजों को जो खुद बोल नहीं सकते थे, जो पूरी तरह अपनी मेडिकल टीम की करुणा और कुशलता पर निर्भर थे। मैथ्यू के गहरे भूरे बाल हमेशा थोड़े बिखरे रहते थे, भले ही वो उन्हें प्रोफेशनल रखने की कोशिश करते, और उनकी सच्ची मुस्कान परिवारों के लिए एक सुकून बन गई थी जो अपने सबसे काले दिनों से गुजर रहे थे। वो दवा को सिर्फ एक साइंस नहीं बल्कि एक बुलावा मानते थे कि इलाज उतना ही इंसानी जुड़ाव से होता है जितना मेडिकल तरीकों से। रूम 314 में 3 महीने से एक मरीज थी जो अस्पताल के हर किसी का ध्यान खींच रही थी, लेकिन वो वजह जो आमतौर पर ऐसी दिलचस्पी जगाती है वो नहीं। विक्टोरिया एशफोर्ड 28 साल की बिजनेस वूमन एक कार एक्सीडेंट के बाद से कोमा में थी, और वो एक्सीडेंट सुर्खियां बना था न कि दुर्घटना की वजह से, बल्कि इसलिए कि वो कौन थी। एशफोर्ड परिवार की कई पीढ़ियों से बनी सफल इन्वेस्टमेंट्स की दौलत ने विक्टोरिया को देश की सबसे युवा महिला अरबपतियों में से एक बना दिया था। लेकिन दौलत का कोई मतलब नहीं था इस दर्दनाक ब्रेन इंजरी के सामने। विक्टोरिया शांत और चुपचाप पड़े रही थी। उनके सुनहरे बाल तकिए पर फैले हुए थे जैसे सोने के धागे। मशीनों की मदद से सांस ले रही थी, जबकि उनका परिवार लगातार पहरेदारी कर रहा था। दूसरे डॉक्टर उन्हें प्रोफेशनल तरीके से इलाज करते थे, लेकिन मैथ्यू को कुछ ऐसा नजर आया जो उन्हें परेशान कर रहा था। वो स्टाफ के लिए ज्यादा एक मेडिकल पहेली बनती जा रही थी, न कि एक इंसान। मैथ्यू की आदत थी कि वो अपने सभी कोमा मरीजों से बात करते थे। मानते थे कि शायद उस खामोशी में वो सुन रहे होते हैं। विक्टोरिया के साथ वो और आगे जाते थे। हर सुबह जब वो उनका बैंडेज बदलते तो वो उनसे मौसम के बारे में जो किताबें वो PRH रहे थे, या अपनी काम पर जाते समय देखी गई छोटी मोटी खूबसूरत बातों के बारे में बात करते। गुड मॉर्निंग विक्टोरिया, मैथ्यू ने कोमलता से कहा, जैसे वो कमरे में घुसे और ताजा बैंडेज लेकर, वैसे ही गर्म लहजे में जैसे वो किसी होश में आए मरीज से बात करेंगे। तुम्हारी खिदधकी से बाहर पत्ते बदलने लगे हैं। मुझे लगता है कि शायद शरद ऋतु तुम्हारा सबसे पसंदीदा मौसम है। रोशनी के जो तरीके से तुम्हारे चेहरे पर पड़ डढ़ती है, वो सुझाव देता है कि तुम खूबसूरत बदलावों की कद्र करती हो। नर्स सारा और जेनिफर दरवाजे से एक तरह की प्रोफेशनल दिलचस्पी से देख रही थी, जो डॉक्टरों के अलग अलग तरीकों से मरीजों की देखभाल करने से आती है। दोनों ने नोटिस किया था कि मैथ्यू विक्टोरिया के साथ ज्यादा समय बिताते थे जितना जरूरी था, और उनका स्पर्श खास कोमल होता था जब वो उनकी पोजीशन ठीक करते या उनकी प्रतिक्रियाएं चेक करते। जैसे ही मैथ्यू ने सावधानी से विक्टोरिया की बांह से बैंडेज हटाया, जहां आईवी ने कुछ जलन पैदा की थी, वो अपनी एक तरफा बातचीत जारी रखी। कल मैंने एक स्टडी के बारे में पढ़ा था जो कहती है कि कोमा मरीज कभी कभी ज्यादा सुन और समझ सकते हैं जितना हम सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम जानती हो कि तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हारी फिक्र करते हैं, जो तुम्हें वापस लाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो मैथ्यू को पता नहीं था वो ये कि विक्टोरिया वाकई कई हफ्तों से जागरूक थी, एक ऐसे शरीर में फंसी हुई जो उनकी बेकरार कोशिशों का जवाब नहीं दे रहा था। उन्होंने हर शब्द सुना था जो वो उनसे बोले थे। उनके स्पर्श में दूसरे स्टाफ से फर्क महसूस किया था, और उनकी सुबह की मुलाकातों का इंतजार करने लगी थी, जैसे उनकी डरावनी अंधेरी जिंदगी में एकमात्र रोशनी। विक्टोरिया जागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका शरीर उनकी इच्छा से कटा हुआ लगता था। पर आज जैसे मैथ्यू की कोमल हाथों ने उनकी बांह साफ की और बैंडेज बदला, उनसे वैसे ही इज्जत से बात करते हुए कुछ बदल गया। उनकी दया और उनकी दृढ़ता ने आखिरकार उस बाधा को तोड़ दिया जो उन्हें बेहोशी में रखे हुए था। मैथ्यू, विक्टोरिया ने फुसफुसाया। उनकी आवाज शायद ही सुनाई दे रही थी, लेकिन साफ थी। मैथ्यू ठहर गए, उनके हाथ ताजा बैंडेज पकड़े हुए। उनकी नजरें तुरंत विक्टोरिया के चेहरे पर टिक गईं। उनकी आंखें खुली हुई थी।
धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए वो चमकदार कमरे की आदी हो रही थी। महीनों की अंधेरी के बाद विक्टोरिया। मैथ्यू की आवाज में प्रोफेशनल उत्साह और निजी खुशी का मिश्रण था जो उन्हें खुद चौंका गया। तुम मुझे सुन सकती हो, तुम मुझे देख सकती हो। हाँ, मैं तुम्हें सुन सकती हूं, विक्टोरिया ने कहा। उनकी आवाज थोड़ी मजबूत हुई। मैं हर सुबह तुम्हें सुनती आ रही हूं। तुमने मुझे पत्तों के बदलने के बारे में बताया था। मैथ्यू की आंखों में आंसू आ गए जैसे उन्होंने कॉल बटन दबाया दूसरे स्टाफ को अलर्ट करने के लिए। लेकिन उनकी नजरें विक्टोरिया के चेहरे से हटी नहीं। तुम कब से जागरूक थी? कई हफ्तों से, विक्टोरिया ने कहा, थोड़ा सा उठने की कोशिश करते हुए। लेकिन मैं हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। तुम ही एक थे जो मुझसे बात करते थे जैसे मैं अभी भी एक इंसान हूं। कमरा जल्दी ही मेडिकल स्टाफ से भर गया। सब विक्टोरिया के होश में आने पर हैरान, टेस्ट करते और उनकी प्रतिक्रियाएं चेक करते। लेकिन सबके बीच विक्टोरिया की नजरें बार बार मैथ्यू की तरफ लौटती रहीं, उस शख्स की तरफ जिसकी आवाज उनकी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिनों में उनका सहारा बनी थी। डॉ एलिजाबेथ रीव्स, न्यूरोलॉजी के प्रमुख, ने पूरी जांच की जो ये साबित करती थी कि यह चमत्कार जैसा था। विक्टोरिया को कोई बड़ी संज्ञानात्मक क्षति नहीं हुई थी और वो एक बेहद पूरी तरह से रिकवरी कर रही थी। ये बहुत ही असाधारण है, डॉ रीव्स ने मैथ्यू को निजी तौर पर बताया। मेरे 25 साल के प्रैक्टिस में मैंने शायद ही कभी किसी को इतने लंबे कोमा से ऐसे साफ दिमाग के साथ निकलते देखा है। अगले दिनों में जैसे विक्टोरिया अपनी ताकत वापस पाती और छुट्टी की तैयारी करती, वो और मैथ्यू के बीच एक दोस्ती पनपी जो दोनों को अपनी गहराई और प्राकृतिकता से चौंका गई। विक्टोरिया ने जाना कि मैथ्यू ने दवा को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई को एक एक्सीडेंट में खो दिया था और अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी ताकि परिवारों को वो बेबसी महसूस न हो जो उन्हें अपने भाई के आखिरी दिनों में हुई थी। मैथ्यू ने जाना कि विक्टोरिया उस ठंडी बिजनेस एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग थी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। वह विचारशील और जिज्ञासु थी, उसके जीवन और रुचियों के बारे में सच्ची दिलचस्पी से पूछती और अपनी खुद की सपनों को साझा करती कि वह अपनी संपत्ति का इस्तेमाल दुनिया में सार्थक बदलाव लाने के लिए करना चाहती है। एक दोपहर जब मैथ्यू अपनी पाली खत्म कर रहा था, विक्टोरिया ने कहा, मैंने अपनी ज्यादातर वयस्क जिंदगी ऐसे लोगों के बीच बिताई है जो मुझे सिर्फ एक साधन के रूप में देखते थे। व्यापारिक साथी जो कनेक्शन चाहते थे, सूटर जो मेरी संपत्ति तक पहुंच चाहते थे, यहां तक कि दोस्त भी जो मेरे दिए जाने वाले से ज्यादा मेरी हैसियत से जुड़े लगते थे। ये तो बेहद अकेला करने वाला रहा होगा, मैथ्यू ने कहा, उसके बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए। हाँ, रहा। लेकिन यहां लेटकर हर रोज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि तुमने मुझे एक इंसान के रूप में देखा जिसकी परवाह की जानी चाहिए। भले ही मैं तुम्हें कुछ न दे पा रही थी, तुमने किताबों, मौसम और छोटी छोटी खूबसूरत चीजों के बारे में बात की, न कि इसलिए कि तुम कुछ चाहते थे, बल्कि इसलिए कि तुम मानते थे कि मुझे इज्जत से ट्रीटेड किया जाना चाहिए। मैथ्यू के गालों पर गर्मी चढ़ाई। यह तो बस वही है जो मैं मानता हूं कि लोगों के साथ होना चाहिए। यही तो मेरा पॉइंट है, विक्टोरिया ने धीरे से कहा। तुमने यह नेचुरली किया, बिना सोचे समझे, क्योंकि यही तुम हो। क्या तुम जानते हो कि यह कितना रेयर है? 2 सप्ताह बाद जब विक्टोरिया को छुट्टी मिली तो उसने मैथ्यू से पूछा कि क्या वह उसके साथ डिनर करेगा, न कि मरीज और डॉक्टर के रूप में, बल्कि 2 ऐसे लोगों के रूप में जो कुछ सार्थक शेयर कर चुके हैं और देखना चाहते हैं कि यह कहां ले जाता है। तुम्हें पता होना चाहिए, विक्टोरिया ने कहा, जब वे एक शांत रेस्तरां में बैठे थे, दूर उस व्यापारिक डिनर और सामाजिक बाध्यताओं की दुनिया से जिसकी वह आदी थी कि अगर तुम मेरे और करीब आने के लिए हां कहते हो तो तुम एक जटिल जिंदगी के लिए तैयार हो रहे हो। मीडिया का ध्यान, सामाजिक अपेक्षाएं और लोग जो तुम्हारी मंशा पर सवाल उठाएंगे। मैथ्यू ने टेबल के पार हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ा, वही कोमल स्पर्श जो उसे कोमा से जगाने में मददगार रहा था। विक्टोरिया, पिछले 3 महीनों में मैंने किसी से बात की है जो शायद कभी जवाब न दे, जो शायद कभी जाने की कोई उसकी भलाई की परवाह करता है। अगर तुम एक ऐसे डॉक्टर पर भरोसा करने को तैयार हो जो 10 साल पुरानी कार चलाता है और सोचता है कि परफेक्ट शाम मेडिकल जर्नल पढ़ना और घर पर डिनर बनाना है,
तो मैं तुमसे प्यार करने वाली चुनौतियों का सामना करने को तैयार हूं। उनका रिश्ता वैसे ही धीरे धीरे विकसित हुआ जैसे मैथ्यू ने विक्टोरिया की रिकवरी के दौरान दिखाया था। उन्होंने सेवा और बदलाव लाने जैसे साझा मूल्यों को खोजा, पार्कों में टहलने और संग्रहालयों में घूमने जैसे साधारण सुखों में खुशी पाई, और एक ऐसी नींव बनाई जो विक्टोरिया की संपत्ति या मैथ्यू की पेशेवर स्थिति से बिल्कुल अलग थी, बल्कि सम्मान और सच्चे प्यार पर आधारित। 1 साल बाद जब मैथ्यू ने अस्पताल के उस कमरे में विक्टोरिया को प्रपोज किया जहां उसने पहली बार आंखें खोली और उसका चेहरा देखा, तो उसने कहा, मैं तुमसे तब प्यार करने लगा जब तुम बेहोश थीं, जो बेवकूफी लगता है जब तक मैं समझाऊं कि मैं तुम्हारी ताकत और हिम्मत के आधार पर तुम्हें जो इमेजिन किया उससे प्यार करने लगा। असल तुम्हें जानना इससे कहीं बेहतर रहा। विक्टोरिया ने आंसू भरी आंखों से स्वीकार किया, कहते हुए, तुमने तब मुझसे प्यार किया जब मैं खुद से प्यार नहीं कर पा रही थी, जब मैं खुद के लिए बोल भी नहीं पा रही थी। तुमने मेरे सबसे कमजोर पल में मेरे अंदर की कीमत देखी। यही वो प्यार है जो हमेशा रहता है। उनकी शादी अस्पताल के चैपल में हुई, जिसमें विक्टोरिया की रिकवरी के दौरान उसकी देखभाल करने वाले कई स्टाफ मौजूद थे। डॉ रीव्स, जो एक ऑर्डेन्ड मंत्री थे, ने सेरेमनी की और बोले, प्यार के बारे में जो सेवा से शुरू होता है और समर्पण से बढ़ता है, ऐसे रिश्तों के बारे में जो ताकत और कमजोरी दोनों को सम्मान देते हैं। विक्टोरिया ने अपनी रिकवरी के बाद स्थापित किया एशफोर्ड फाउंडेशन, जो देश का सबसे सम्मानित मेडिकल चैरिटी बना, जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की रिसर्च फंडिंग करता है और लंबी मेडिकल क्राइसिस के दौरान परिवारों की मदद करता है। मैथ्यू अस्पताल में अपना काम जारी रखा। हालांकि विक्टोरिया की मदद से वह ऐसी रिसर्च भी कर पाया जो अन्य मरीजों को समान चुनौतियों से वापस लाने में मदद कर सके। लोग अक्सर पूछते हैं, विक्टोरिया कहती कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैथ्यू ने मेरी जान बचाई जब मैं जागी, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने इससे बहुत पहले मेरी जान बचाई। जब मैं खुद के लिए आवाज नहीं उठा पा रही थी, तब उसने मेरे साथ दया और इज्जत से बर्ताव किया। उसने मुझे याद दिलाया कि मैं परवाह की हकदार हूं, और वह याददाश्त मेरी ताकत बनी जो मुझे वापस लड़ने के लिए चाहिए थी। और मैथ्यू, जब वह अपनी पत्नी को उन परिवारों के साथ काम करते देखता जो ऐसी ही मेडिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे जैसी उसने झेली थी, तो धीरे से जोड़ता, प्यार हमेशा ड्रामेटिक इशारों या परफेक्ट टाइमिंग के बारे में नहीं होता। कभी कभी यह कि कंसिस्टेंटली वहां मौजूद होने, लोगों के सबसे कमजोर पल में उनके साथ कोमलता से बर्ताव करने और उनकी कीमत पर भरोसा करने के बारे में होता है, भले ही वे खुद इसे न देख पाए।